हमारे सूरज के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन एक घंटे में इतनी एनर्जी खारिज करता है कि पूरे एक साल तक जमीन पर जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है वो इसके एक घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज की इस एनर्जी को हमने जमीन पर हासिल कर लिया है। जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के साइंसदानों ने एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लिया है जिसकी मदद से हम सूरज की तरह एनर्जी को यहाँ जमीन पर ही बना सकते हैं। और ये कितना बड़ा है क्या आपको ये पता है? इसकी हाइट 5 मीटर है और ये 15 मीटर तक चौड़ा है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकता है और क्या पता हम किसी दिन इस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डेवलप कर लें कि हमें जितनी एनर्जी चाहिए उस सारी एनर्जी को हम इसी से बनाना शुरू कर लें। यानी अगर हम चाहें तो बड़े बड़े स्पेसशिप बनाकर बगैर किसी परेशानी के खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करके एक इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल सिविलाइजेशन भी बन सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जमीन हमारा स्पेसशिप है और सूरज हमारी एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सूरज में इतनी एनर्जी आती कहां से है? सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी खारिज करता है। हमने कई बार न्यूक्लियर एनर्जी की तो बात की है, लेकिन अगर हमें सूरज के जैसा एक सूरज बनाना हो तो उसके लिए सूरज के अंदर होने वाले फ्यूजन का पता होना चाहिए। हमारे सूरज में या किसी भी स्टार में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन ही सारी कायनात का सबसे अहम और बेसिक एलिमेंट है। और एक स्टार की कोर में बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराकर आयोनाइज हो जाते हैं, यानी स्टार में से उड़ जाते हैं। जब साइंसदानों ने इसी अमल को लैब में ट्राई किया तो ये पता चला कि हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होने के बाद जो एटम बनाता है उसका टोटल मास एक हाइड्रोजन एटम के मास से कम होता है। यानी जब हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराते हैं तो उनका कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होकर खारिज हो जाता है और इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहते हैं, जो एक स्टार को अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होने से बचाती है। अब इसी प्रोसेस से दो लाइट एलिमेंट्स मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर सिनेथिसिस कहते हैं और आज की तारीख में कायनात में जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं वो कभी न कभी किसी स्टार के अंदर ही बने हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सूरज में होने वाले प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये दोनों अल्फाज सुनने में एक जैसे लगते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा मसला भी है। इसी वजह से इस प्रोसेस में ज्यादा यूरेनियम का यूज किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक तो बहुत महंगा होता है और दूसरा इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की भी जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को फिजन की बजाय फ्यूजन के प्रोसेस से बनाएं तो ना ही हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है और ना ही ये प्रोसेस महंगा है। अगर हम फ्यूजन के फायदों की बात करें तो फ्यूजन में कोई रेडियो एक्टिव फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, यानी कोई न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। और फ्यूजन में जो चीज फ्यूल के तौर पर यूज होती है वो प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा को एक ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से मेंटेन किया जाता है। इसमें इसको कई कोर डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और जब टेम्परेचर एक खास लिमिट तक बढ़ जाता है तो तब जाकर प्लाज्मा में फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है। अब अगर इस सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है तो प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा और फ्यूजन भी खुद ब खुद रुक जाएगा, यानी इससे कोई भी बड़ा धमाका या नुकसान नहीं होगा। और इस फ्यूजन रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन के मुकाबले में मॉनिटर करना ज्यादा आसान और कम एक्सपेंसिव हो जाता है। जब फ्यूजन रिएक्शन के इतने फायदे हैं तो हम अब तक फ्यूजन रिएक्शन को ही क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन को यूज करने की कोशिश कभी नहीं की गई। इससे भी पहले इसे 1940 में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करके दुनिया का सबसे पहला थर्मो हाइड्रो न्यूक्लियर बम बनाया गया। ये बम 1952 तक बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसी फ्यूजन को इस्तेमाल करके अब तक जरूरत के लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी नहीं बना सके। लेकिन आज की तारीख में ये बात चेंज हो चुकी है। जर्मनी का ये नया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर शायद ही न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के अमल को नया पुश दे दे। जर्मनी के इस रिएक्टर का नाम वेंडरस्टेन 7X है, जो एक स्टेलर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसके बारे में सोचने से लेकर इसको बनाकर रेडी करने का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस रिएक्टर को बनाने में 19 साल और 9,018 करोड़ रुपए लगे हैं। बहुत सारी कंप्यूटर कैलकुलेशन के बाद साइंसदानों ने इसका इस तरह का यूनिक डिजाइन बनाया है। इसके अजीब स्ट्रक्चर को देखकर समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको इस स्ट्रक्चर को आसान करके बताएंगे। इसके सबसे अंदर वाले हिस्से से शुरू करते हैं और फिर इसके आखिरी वाले लेयर पर आते हैं। इसके
सबसे अंदर एक ट्विस्टेड सा ट्यूब होता है जिसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इससे इसके अंदर का प्लाज्मा आसानी से फ्लो करता है। इस ट्यूब के इस यूनिक शेप को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर के प्लाज्मा को बहुत आसानी से संभाल कर रखा जाए। इस प्लाज्मा को ट्यूब के अंदर मुसलसल फ्लो करने के लिए इसके बाहर लगे इन 50 यूनिक कॉइल्स की मदद से एक 2.5 टेस्ला जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। सुनने में ये नंबर आपको छोटा तो नहीं लग रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये फील्ड हमारी पूरी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड से 1 लाख गुना ज्यादा है। लेकिन अगर हम फ्यूजन की बात करें तो वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से हासिल नहीं होती। यहाँ पर क्योंकि हम जमीन पर सूरज की कोर जितना प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें टेम्परेचर को ही ज्यादा करने की जरूरत होती है और ऐसा मुमकिन होता है माइक्रोवेव रेडिएशन को इस्तेमाल करके। इसकी मदद से प्लाज्मा को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जो कि हमारे सूरज की कोर के टेम्परेचर से 700 गुना ज्यादा है। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि प्लाज्मा का इतना हाई टेम्परेचर होने के बावजूद ट्यूब के बाहर सिर्फ 1 मीटर के फासले पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टेम्परेचर लिक्विड हीलियम को यूज करके -270 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि इतने कम टेम्परेचर में ये कॉइल्स एक सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। मतलब ये दुनिया का ऐसा सिस्टम है जिसमें एक छोटे से फासले पर ही हमें इतना बड़ा टेम्परेचर का फर्क देखने को मिलता है। तो सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर ही बेहद ठंडक इन कॉइल्स के ऊपर भी सैंपल कॉइल्स भी लग जाते हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से एडजस्ट किया जा सके। इसके अलावा पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए काफी सारे रेगुलेटर्स भी इसमें फिट किए जाते हैं और इसके बाद पूरे सिस्टम को एक प्रोटेक्टिव फ्रेम के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस सब आलात को लगाने के बाद इस पूरे सिस्टम का वजन 100 टन जितना पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस सर्कुलर ट्यूब को एक मजबूत टेबल सपोर्ट सिस्टम के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार। अब जर्मनी का ये रिएक्टर दुनिया का इकलौता ऐसा फ्यूजन रिएक्टर नहीं है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर चाइना का टोकामाका फ्यूजन रिएक्टर है। इस रिएक्टर की मदद से साइंसदानों ने प्लाज्मा को 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक यानी सूरज की कोर से भी 5 गुना ज्यादा गर्म करने में कामयाबी हासिल की है। और सिर्फ यही नहीं, ये फ्यूजन रिएक्टर पूरे 17 मिनट तक लगातार स्टेबल एनर्जी बना सकता है। और आज चाइना के रिएक्टर की इसी कामयाबी को देखते हुए 25 मुल्कों ने मिलकर फ्रांस के सेंट पॉल में 2025 तक एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER बनाने का प्लान बना लिया है। ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा जो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करेगा। वैसे आप इन इन्वेंशंस के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।